आखिर बस में बैठे वो तीन शख्स थे तो थे कौन? आखिर ये बस अपनी जगह से 100 किलोमीटर दूर कैसे जा सकती है? क्या ये पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी या इस घटना के पीछे कोई भूत प्रेत का एंगल था? तो इन सारे सवालों, इन सारे प्रश्नों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें क्राइम से सलाखों तक में। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्राइम से सलाखों तक में। आज की कहानी की फरमाइश हमारे कुछ व्यूअर्स कुछ समय से लगातार कर रहे थे, तो उनकी फरमाइश को ध्यान में रखते हुए आज ये कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कहानी वाकई में एक दिलचस्प कहानी है। जब मैं इस कहानी के बारे में पढ़ रहा था या जब इस कहानी के बारे में मैं जानकारी जुटा रहा था, तो इस कहानी ने मुझे काफ़ी बेचैन करा और मेरे मन में कुछ प्रश्न छोड़े कि क्या ये पूरी कहानी एक सोची समझी साजिश थी या इस कहानी के पीछे कोई भूत प्रेत का एंगल था। तो ये कुछ सवाल थे जिसने मुझे काफ़ी बेचैन करा। आज की कहानी जब आप लोग सुनेंगे दोस्तों, तो आपके भी दिलो दिमाग में थोड़ा सा डर और थोड़ी सी सिरहन पैदा होगी और मन में कई प्रश्न होंगे। तो इन्हीं सवालों और इन्हीं प्रश्नों को लेते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। पर कहानी की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट देकर हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 1995 को चीन के बीजिंग शहर में। चीन के बीजिंग शहर में युआंगनिंग युआंग नाम का एक सरकारी बस टर्मिनल है। इस बस टर्मिनल से रोज़ एक बस निकलती है जिसका नंबर है रूट नंबर 375 और जिसे पहुँचना होता है जियांगशान फ्रेगनेंट हिल्स पर। इस बस के रोज़ के अपने चक्कर तय होते हैं। तो ऐसा ही 14 नवंबर 1995 का दिन है, रात का समय है, ठंड अपनी दस्तक दे चुकी है, बाहर कोहरा छाया हुआ है और ठंड और कोहरे की वजह से आज लोगों की आवाजाही भी कुछ कम है, क्योंकि ये बस इस रात की अपनी आखिरी बस है। तो वो अपने डिपो से तय समय पे निकलती है और बस में थोड़ी बहुत सवारियाँ ही हैं जो कि स्टैंड्स आने पर धीरे धीरे उतरती जाती है। जब इस बस को फ्रेगनेंट हिल्स पहुंचना था तो उसके 10-11 स्टैंड्स पहले ये बस एकदम खाली हो चुकी थी और जब इस बस को फ्रेगनेंट हिल्स पहुंचने के 7 या 8 स्टैंड रह गए थे, तो 7 या 8 स्टैंड पहले इस बस में कुछ सवारियां चढ़ती हैं, जिसमें एक कपल जो कि हस्बैंड वाइफ थे, एक बुजुर्ग महिला और एक नवयुवक बस में चढ़ते हैं। इनके ऊपर चढ़ने पर बस आगे के लिए रवाना हो जाती है। अगले स्टैंड पर ड्राइवर देखता है कि 2 सवारियां बस स्टैंड पर खड़ी है, तो वो उनके आगे आके बस रोक देता है। वो 2 सवारियां बस के पिछले दरवाजे से ऊपर चढ़ती है, लेकिन उन 2 शख्सों ने अपने बीच में एक शख्स को इस तरह खड़ा कर रखा था मानो वो उसे सहारा दे रहे हों, और वो बीच वाला शख्स ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। और तीनों ने अपने शरीर पर चीन की कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके कारण उनके चेहरे ढंग से दिखाई नहीं दे रहे थे और जिन्हें देखकर बस में बैठे सवारी थोड़ा डर गए थे। वो तीनों शख्स बस की पिछली सीट पर बैठ जाते हैं और बस आगे के लिए रवाना हो जाती है। क्योंकि अगले स्टैंड पर कपल को उतरना था, तो ड्राइवर अगले स्टैंड पर बस रोकता है और कपल नीचे उतर जाता है। बस फिर आगे के लिए रवाना हो जाती है। आज ठंड ज़्यादा होने के कारण बस में एकदम सन्नाटा है और बस धीरे धीरे आगे चल रही है। बस में केवल इंजन का शोर और टायरों के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। बस में केवल बस ड्राइवर, कंडक्टर जो कि महिला थी, बुजुर्ग महिला, नवयुवक और पिछली सीट में बैठे वो 3 शख्स शामिल थे। बुजुर्ग महिला बस के बीच की सीट में बैठी थी और उससे अगली सीट में नवयुवक बैठा हुआ था। बस जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बुजुर्ग महिला लगातार पीछे मुड़कर उन 3 शख्सों को देखे जा रही थी और ऐसा बुजुर्ग महिला ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार पीछे मुड़कर इन 3 शख्सों को लगातार देखा। अचानक बुजुर्ग महिला खड़ी होती है और अपने आगे बैठे नवयुवक को कपड़े खींचते हुए जोर जोर से चोर चोर चिल्लाती है और कहती है कि इसने मेरा पर्स चुराया है। अचानक हुई इस घटना से आगे बैठा नवयुवक एकदम दंग रह जाता है और वो महिला को कहता है कि मैंने आपका कोई पर्स नहीं चुराया है। लेकिन बुजुर्ग महिला मानने को तैयार नहीं और वो ये लगातार कह रही है कि इसने मेरा पर्स चुराया है, इसने मेरा पर्स चुराया है।
अब युवक भी गुस्से में आ गया था, वो भी बुजुर्ग महिला से लड़ना शुरू करता है और कहता है कि मैं आपसे आगे की सीट में बैठा हूँ और ये कैसे संभव है कि मैं आगे की सीट से आपका पर्स चुरा लूँ। लेकिन बुजुर्ग महिला मानने को तैयार नहीं। बस ड्राइवर और कंडक्टर के समझाने के बाद भी बुजुर्ग महिला नहीं मानती और वो लगातार ये कहती है कि मुझे अगले स्टैंड पर नीचे उतारो, मुझे इसकी पुलिस कंप्लेंट करनी है। ड्राइवर के भी लाख समझाने के बाद वो बुजुर्ग महिला नहीं मानती और वो कहती है कि मुझे अगले स्टैंड पर नीचे उतारो। ड्राइवर को भी अब गुस्सा आ चुका था और वो अगले स्टैंड पर बस रोक देता है और वो बुजुर्ग महिला उस युवक का हाथ पकड़ के नीचे उतर जाती है। बस आगे के लिए रवाना हो जाती है। अब नीचे उतरकर युवक कहता है, ये बस इस रात की आखिरी बस थी और आपने ये बस भी छुड़वा दी, अब चलिए पुलिस स्टेशन। बुजुर्ग महिला कहती है कि मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना, मैंने तो बस तुम्हारी जान बचाई है। यह सुनकर युवक दंग रह जाता है। थोड़ी देर सन्नाटा छा जाता है। फिर अपने को संभालते हुए युवक कहता है कि जान, आखिर आपने मेरी जान कैसे बचाई? आखिर मेरी जान को क्या हुआ था? आखिर आप कैसे जानते हैं कि मेरी जान को कुछ होने वाला था? अब बुजुर्ग महिला युवक से कुछ सवाल करती है। बुजुर्ग महिला कहती है, एक चीज बताओ, जो 3 शख्स चढ़े थे क्या तुमने उन्हें देखा था? युवक हाँ में सर हिलाता है। बुजुर्ग महिला फिर कहती है कि जब वो बस के बाहर थे तब कितने थे? तो युवक कहता है 2 दिखाई दे रहे थे। तो बुजुर्ग महिला फिर कहती है कि जब वो बस में चढ़े तब कितने थे? तो युवक कहता है 3। वो महिला बोलना जारी रखती है। वो कहती है कि बस में पिछली सीट में जो 3 शख्स बैठे थे, मैं उन्हें लगातार पीछे मुड़ के देखे जा रही थी और मैंने ऐसा 1-2 बार नहीं, मैंने कई बार उन्हें पीछे मुड़कर देखा और जब हवा से उनके कपड़े उड़ रहे थे तो मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे। इतना सुनते ही युवक थोड़ा घबरा जाता है और थोड़ी देर के लिए फिर सन्नाटा छा जाता है। अपने को संभालते हुए युवक कहता है कि हो सकता है ये आपका कोई धोखा हो या आपको कोई भ्रम हुआ हो। तो महिला कहती है, नहीं, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ था और ना ही मुझे कोई भ्रम हुआ था, बल्कि मैंने उन्हें लगातार देखा था कि उनके पैर नहीं थे, जबकि बस में वो ठीक ठाक चढ़े थे। तो युवक थोड़ा डर जाता है। अब बुजुर्ग महिला कहती है कि इस चीज को हमें पुलिस स्टेशन जाकर वहां बताना चाहिए। युवक राजी हो जाता है और वह दोनों पास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहां जाकर वे पुलिस अधिकारियों को अपनी आप बीती बात बताते हैं कि कैसे हम रूट नंबर 375 में सफ़र कर रहे थे, उसमें 3 शख्स चढ़े, उन्होंने अपने ऊपर कोई पुरानी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी, उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे और उनके पैर भी नहीं थे। इतना सुनकर पुलिस स्टेशन में जो अधिकारी थे वो भी थोड़ा दंग रह जाते हैं कि ऐसे कैसा हो सकता है। तो वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उन्हें अपने अपने घर भेज देते हैं। तो बुजुर्ग महिला अपने घर और युवक अपने घर चले जाते हैं। तो इस तरह 14 नवंबर की रात का समय बीतता है। 15 नवंबर की सुबह होती है। सुबह जब डिपो इंचार्ज देखता है कि बस रूट नंबर 375 अभी तक डिपो नहीं पहुंची, तो उसे थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि इस बस को काफ़ी समय पहले अपने तय समय में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन बस अभी तक डिपो नहीं पहुंची थी। तो इसको लेकर डिपो इंचार्ज को थोड़ी चिंता हो जाती है और वो अपने लेवल पर बस को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन बस का कहीं अता पता नहीं था। और डिपो इंचार्ज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है और ये रिपोर्ट सारे थानों में फ्लैश होती है। इसमें वो थाना भी था जिसमें रात को वो बुजुर्ग महिला और युवक आए थे। जब उस थाने के अधिकारियों को इस रिपोर्ट के बारे में पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं और वो आनन फानन में बुजुर्ग महिला और युवक को थाने बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय रात को जब वो बुजुर्ग महिला और युवक आए थे तो उन्होंने उनके फ़ोन नंबर और एड्रेस ले लिए थे, इसलिए उनको थाने बुलाया जाता है और उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है। बुजुर्ग महिला वही बताती है जो उसने रात को देखा था कि किस तरह 3 शख्स बस में चढ़े थे। उन तीनों ने अपने शरीर पर चीन की कोई पुरानी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके कारण उनके चेहरे ढंग से दिखाई नहीं दे रहे थे। और वो कहती है कि मैंने ये भी देखा कि उनके पैर नहीं थे। नवयुवक भी यही बताता है कि बुजुर्ग महिला ने किस तरह चोर चोर करके मतलब मेरे को नीचे उतारा और नीचे उतार के मुझे यही कहा कि मेरी जान बचाई है। तो बुजुर्ग महिला ये कहती है कि मैंने चोर चोर इसलिए कहा था ताकि बस में किसी को शक ना हो और इसलिए मैंने इसकी जान बचाने के लिए इसको
पूरा ये रात को ड्रामा रचा। तो थाने में बाकायदा उन दोनों की रिपोर्ट लिखी जाती है। अब पुलिस स्टेशन से बात लीक होकर मीडिया तक चली जाती है, और जब मीडिया तक ये बात पहुंचती है तो मीडिया में इन दोनों के इंटरव्यू चलते हैं। उस दिन भर इन दोनों के इंटरव्यू चले। बाकायदा इनको मीडिया हाउस बुलाकर इनके इंटरव्यू लिए गए कि बुजुर्ग महिला ने किस तरह एक युवक की जान बचाई है और किस तरह उन्होंने बस में 3 शख्सों को देखा जिनके पैर नहीं थे। और न्यूज़पेपर में भी उस दिन इनकी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्रंट पेज पर छापी गई थी। तो उस दिन मीडिया में और न्यूज़पेपरों में तमाम इनकी रिपोर्टें ही शामिल थी, तमाम इनके इंटरव्यू ही चलाए जा रहे थे। तो इस तरह 15 नवंबर का भी दिन बीतता है। 16 नवंबर का दिन शुरू होता है। 16 नवंबर को शहर से 100 किलोमीटर दूर एक बस नदी में गिरी हुई मिलती है। मौके पर पुलिस अधिकारी, डॉक्टर्स, फॉरेंसिक टीम पहुंचते हैं, जिनकी मौजूदगी में बस को नदी से बाहर निकाला जाता है। बस में 5 डेड बॉडीज मिलती है, जिन्हें देखकर वहां पे मौजूद लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इनमें जो दो डेड बॉडीज थी वो एक महिला कंडक्टर की थी और एक ड्राइवर की थी, जो एकदम ठीक थी। बाकी 3 डेड बॉडीज एकदम डिकम्पोज हो चुकी थी, यानी सड़ गल गई थी। अब ये एक सवाल था वहां पर मौजूद टीम के पास कि आखिर ये डेड बॉडीज, जो 3 डेड बॉडीज है, ये डिकम्पोज कैसे हो सकती है, जबकि बस 2 दिन पहले डूबी है। तो ये पांचों की पांचों बॉडीज में से 2 तो एकदम ठीक है, जबकि 3 एकदम खराब हो चुकी है। तो कैसे संभव है? अब ये सवाल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास एक चुनौती था। अब इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। वो डिपो इंचार्ज के पास जाती है। डिपो इंचार्ज से पूछती है कि ये बस शहर से 100 किलोमीटर दूर कैसे जा सकती है। तो डिपो इंचार्ज कहता है ये संभव ही नहीं कि ये बस 100 किलोमीटर दूर चली जाए। तो पुलिस अधिकारी कहते हैं ऐसा क्यों? तो डिपो इंचार्ज कहता है ये इसलिए क्योंकि हमारे डिपो से जो बसें चलती है उनके रूट तय होते हैं, यानी अगर एक बस को इस डिपो से जाना है तो वो दूसरे डिपो तक इतना उनका रूट है, तो उनके डीजल टैंक में उतना ही डीजल भरवाया जाता है जितना रूट तय होता है। हाँ, थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर का डीजल थोड़ा फालतू दिया जाता है ताकि इमरजेंसी में वो बस 10-15 किलोमीटर आगे तक जा सके। अब इन्वेस्टिगेशन टीम उस बस के पास जाती है, उसका डीजल टैंक खोला जाता है, पर डीजल टैंक खोलते ही उस टीम के होश उड़ जाते हैं। आखिर था क्या उस डीजल टैंक में? जब इन्वेस्टिगेशन टीम उस डीजल टैंक को खोलती है तो उसमें कोई डीजल नहीं होता, बल्कि वो पूरा डीजल टैंक खून से भरा हुआ था। आखिर वो खून था किसका? खून से तो बस इतना दूर जा नहीं सकती। तो ये एक नया सवाल था इन्वेस्टिगेशन टीम के पास कि आखिर उस बस के डीजल टैंक में वो खून आया तो आया कहां से, और वो खून आखिर था किसका? अब इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाती है। वो उस रूट के सारे सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि उस समय पर चीन में सीसीटीवी कैमरा लग चुके थे, तो उन सारे सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है और उस सीसीटीवी कैमरास में वो बस दिखाई देती है। लेकिन जहां पर वो बुजुर्ग महिला और वो युवक बस से उतर गए थे, उससे आगे बस कहीं नजर नहीं आती। आखिर बस गई तो गई कहां, और अगर गई तो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर क्यों नहीं हुई? ये भी एक गुत्थी थी जो पुलिस वालों के सामने थी। तो ये पूरी घटना वहां के पुलिस वालों के लिए एक मिस्ट्री है। इस केस के लिए पुलिस वालों ने अपने बेहतरीन से बेहतरीन ऑफिसर्स को अपॉइंट करा था, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा, और उनके लिए भी ये एक मिस्ट्री है कि आखिर उस बस में वो 3 रहस्यमयी लोग कौन थे। आखिर ये बस शहर से 100 किलोमीटर दूर कैसे गई? आखिर जो डेड बॉडीज मिली, उन डेड बॉडीज में वो 3 डेड बॉडीज किसकी थी? आखिर डीजल टैंक में खून किसका था और कहां से आया था? तो ये पूरी मिस्ट्री है एक, जिसे आज तक वहां की पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई है। वहां के लोगों ने तो यहां तक इस घटना को एक
भूतिया घटना कहने तक शुरू कर दिया था। और इस घटना ने वहां के लोगों पर ऐसा डर बैठा दिया था कि वहां के लोगों ने कई सालों तक रात के टाइम पर बाहर जाना ही छोड़ दिया था और इस रूट नंबर 375 में तो बैठना ही बंद कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे उनका डर खत्म हुआ। लेकिन सवाल आज तक जस के तस है। तो ये थी कहानी रूट नंबर 375 की। इस कहानी की वास्तविकता वहाँ के सरकारी दस्तावेजों में शामिल उस बुजुर्ग महिला और उस लड़के के बयान शामिल हैं। उस डिपो इंचार्ज द्वारा फाइल की गई उस बस की मिसिंग कंप्लेंट शामिल है। तमाम न्यूज़ चैनलों में चलाए गए उनके इंटरव्यू मौजूद हैं। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में उनकी न्यूज़ शामिल है। तो इस कहानी की वास्तविकता में संदेह नहीं कर सकते। तो ये थी कहानी रूट नंबर 375 की। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट देकर हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी, ताकि हम और अच्छी कहानी आपके लिए लगातार लाते रहें। तो दोस्तों, जल्दी हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।